बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर नंबर 1 है समकालीन दक्षिण एशिया, इसके बारे में। तो बेसिकली बच्चों आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इस वीडियो में हम जो भी एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हमने इन्हीं में से कुछ ही क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि आपके इस चैप्टर से हर साल पेपर में रिपीट होते रहते हैं, यानी कि बहुत ही हर एक लेवल से हम लोग छान के एमसीक्यूज को लेके आए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास 12th का आने वाला, चाहे आपका मिड टर्म का एग्जाम हो, प्री बोर्ड का एग्जाम हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज और सुनो, जैसा कि चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, तो इसमें हम लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और छोटे जो देश हैं जैसे मालदीव, भूटान वगैरह हो गया, इसकी बात करेंगे। ठीक है ना, तो हर एक टॉपिक के आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये तो क्लियर होंगे इस वीडियो में। एमसीक्यू के साथ साथ 2 नंबर के, 4 नंबर के और आपके 6 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम में, वो भी यहाँ पे कुछ कुछ क्लियर होने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फर्स्ट बुक के हर एक चैप्टर के ऐसे वीडियोस देखो तो एक प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे आई बटन में दे रखी है, लिंक उसका, तो जाके उसको देख लो, उसमें हर एक चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, आर यू रेडी? शुरू करें बच्चों। आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट होता है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आके मैसेज करके पूछ सकते हो। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो मेक श्योर ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसे आपने ऑल पे सेट कर रखा हो। ठीक है, क्योंकि तभी आपके पास में हमारे चैनल के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ पाएगी बच्चों। ठीक है, और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, टॉप स्टडी पॉइंट ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। तो चलें शुरुआत करें। चलो, तो देखो इस वीडियो में टोटल हम लोग जो है ना 45 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। कितने? 45 एमसीक्यूज को। इन्हीं से आपके 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर की भी तैयारी होगी, साथ ही साथ आपकी मैप की भी तैयारी होती चलेगी। तो एक वीडियो से बहुत तैयारी। अब देखो, जब मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा तो आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अपने मन ही मन जरूर सोचना, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ भाई हमने कितनी तैयारी कर रखी है। और जब ये वीडियो एंड होगी तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने 45 आउट ऑफ कितने के सही आंसर दिए थे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कितनी तैयारी कर रखी है, पेपर आने वाले हैं और तैयारी कितनी की हुई है। ठीक है, कमेंट जरूर करना। चलो पहला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे दक्षिण एशिया के बारे में। तो 4 से 5 एमसीक्यू दक्षिण एशिया के बारे में होंगे पहले, तो फिर अलग अलग से कंट्री की बात करेंगे। ओके, चलो, दक्षिण एशिया के किस देश में सबसे पहले अपनी आर्थिक व्यवस्था का उदारीकरण किया था? ठीक है, आपको मैं छोटा सा हिंट देता हूं, ये वो देश है जिसने 1991 में अपनी जो आर्थिक नीति है, नई आर्थिक नीति ये अपनाई थी। ये वो देश है जिसके यूएसएसआर के साथ में बहुत अच्छे संबंध रहे थे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? जब आपको ये तिरंगा दिख गया है तो समझ जाओ किसकी बात हो रही है, भारत की। तो किसने अपनाई थी सबसे पहली अर्थव्यवस्था? भारत ने, यानी कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण सबसे पहले भारत ने किया। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, दक्षिण एशिया में ऐसा कौन सा देश है जो 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया, जहां राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में ये उभरा? ठीक है, तो देखो दक्षिण एशिया में सबसे पहले तो स्वयं भारत आता है। ठीक है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, छठा श्रीलंका और सातवां इधर आ जाता है मालदीव्स, और 8वां जो है ना यहाँ पे अफगानिस्तान आ जाता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बनी थी? ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? ये वाली, इस कंट्री की, यानी कि भूटान की बात हो रही है। बच्चों को लगेगा नेपाल है, नहीं नेपाल नहीं है। ठीक है, भूटान है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में ऐसा कौन सा देश है जो 1968 तक एक सल्तनत के रूप में रहा और 1968 के बाद वो गणतंत्र बन गया
और वहां पे अध्यात्म प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, वो एक ऐसा देश है जो आपको ये जो मैप इस वीडियो में यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसमें दिखेगा ही नहीं वो देश। ठीक है, तो कौन सा देश है जो नहीं दिख रहा है? यहाँ पे आपको अफगानिस्तान भी दिख रहा है, अब एक है जो नहीं दिख रहा है, कौन सा है? मालदीव्स। ठीक है, कहाँ है? ये रहा, देखो ऑप्शन बी, मालदीव्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण एशिया के किस देश में 1999 में एक सैनिक तख्तापलट हुआ और 2008 में फिर यहां से लोकतंत्र शासन शुरू हुआ? तो वो कौन सा देश है जहाँ पे 1999 में सैनिक तख्तापलट हुआ? या तो वो बांग्लादेश हो सकता था या तो नेपाल, लेकिन बांग्लादेश में तो भाई 1971 में जब वो नया देश बनी गया था तो सैनिक शासन तो खत्म ही हो गया एक तरीके से, तो बचा क्या? पाकिस्तान। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ये रहा पाकिस्तान। ये देखो पाकिस्तान का मैप कितना बढ़िया है, यू नो व्हाट आई मीन, पाकिस्तान का मैप कितना बढ़िया है ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7। दक्षिण एशिया के किस देश में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, फिर 2008 में उस राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और आज ये देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है? अगर आप ये मैप समझ जाओगे, ठीक है, ये मैप किस देश का है, तो आप ये भी समझ जाओगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये देखो मैप किसका है, ये रहा, देखो किसका है? नेपाल का। ठीक है, तो किसकी बात हुई है? नेपाल की बात हुई है। ओके, तो दक्षिण एशिया में 2006 तक यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था, 2008 में ये खत्म हुआ और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया नेपाल। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाओ दक्षिण एशिया के बारे में सारी बातें एक ही बार में अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो दक्षिण एशिया के बारे में सही विकल्प चयन करो। सबसे पहली बात, दक्षिण एशिया में टोटल 7 देश शामिल हैं। सबसे पहले खुद भारत आ जाता है। ठीक है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा बांग्लादेश है, चौथा नेपाल है, पांचवा भूटान है, ठीक है, छठा श्रीलंका है और सातवां मालदीव्स है जो कि इधर कहीं पे है। ठीक है, भारत और श्रीलंका जब से ये आज़ाद हुए हैं तब से यहाँ पे लोकतंत्र कायम है। तो भारत में तो लोकतंत्र कायम है, श्रीलंका में भी है, लेकिन श्रीलंका में जातीय संघर्ष भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हुआ था और 2008 में ये फिर से लोकतांत्रिक शासन बन गया यहाँ पे। तो क्या मतलब हुआ? डी वाला हमारा सही है। तो अब आपसे दक्षिण एशिया के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्मली ऊपर ऊपर से, तो आप बता दोगे ना। चलो अब थोड़ा सा और समझते हैं। 2008 में जो भूटान है ये एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया जहां राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में ये उभरा था। तो ये वाला भी सही है भाई, 2008 में भूटान जो था ये संवैधानिक राजतंत्र बन गया था और ये बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। और बी, 2006 तक नेपाल में जो ये संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन 2008 में ये खत्म हुआ और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में ये उभरा। उसके बाद मालदीव्स ये सल्तनत था, फिर ये भी एक गणतंत्र बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, जो एमसीक्यू हमने ऊपर देखे उन्हीं का रिवीजन हमने यहाँ पे किया है। ओके बच्चों, चलो अब आगे बढ़ो। अब यहाँ पे है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क यानी कि दक्षेस। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या है सार्क की फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसके बारे में कथनों पे विचार करो। तो कथन देखो, सबसे पहला सार्क यानी कि दक्षेस, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। सही बात। उसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू यानी कि नेपाल में है। स्थापना के 7 देश हैं इसमें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। अफगानिस्तान इस सार्क में 2007 में शामिल हुआ। तो सारी बातें सही हो गई। तो अब हम क्या बोलेंगे कि दक्षिण जो दक्षेस है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब आपसे दक्षेस यानी कि सार्क के बारे में कुछ भी पूछा जाए, स्थापना, मुख्यालय, देश और 2007 वाला, तो बता दोगे ना अच्छे से। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये जो सार्क था ये असफल क्यों हो गया? पहली बात तो ये सार्क को आखिर बनाया क्यों गया था? बनाया इसलिए गया था ताकि जो दक्षिण एशियन कंट्रीज हैं इनके बीच में आपसी जो सहयोग है वो बढ़ाया जा सके और विकास किया जा सके मिलकर। लेकिन ये असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? क्योंकि इनमें आपसी विवाद है, खास करके भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है,
कभी कभी भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद हो जाता है किसी बात को लेके। अब विवाद है तो मत एक किसी पे होंगे नहीं तो कोई भी काम आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए असफल हो गया। दूसरा है आतंकवाद पर प्रत्यारोप। भारत, पाकिस्तान और क्या नाम है बांग्लादेश, इनके बीच में आतंकवाद को लेकर एक दूसरे के आरोप ही लगाते रहते, तुमने ये किया, तुमने वो किया। ठीक है, कोई जैसे पाकिस्तान है, भारत पे आरोप लगाता है कि तुम हमारी जो क्या नाम है, एक जगह है इनकी पाकिस्तान में, कहते हैं वहाँ पे जो खुफिया आतंकवादी हमले वो करवाते रहते हो उसकी सीमा को, तो वही भारत उस पर आरोप लगाता है। भारत बांग्लादेश पे भी आरोप लगाता है अवैध घुसपैठ, तस्करी, अफीम वगैरह की, है ना। तो ये प्रत्यारोप है। आपसी विश्वास में कमी है। अरे विश्वास की तो तुम बात ही क्या कर रहे हो, यहाँ पे ईमानदारी कहाँ है। भारत पाकिस्तान के बीच में अभी तक टोटल 4 युद्ध हो चुके हैं, है ना, और भारत बांग्लादेश से मतलब बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ होती रहती है, तो क्या इसमें विश्वास हो सकता है? कभी काम नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये असफल हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों। डैश में यानी कि किस ईयर सार्क के देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर हुए और डैश में यह प्रभावी बन गया। 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला, साफ्टा पर हस्ताक्षर कब हुए और यह प्रभावी कब बना था? तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। ये हुआ बेसिकली 2 साल के बीच, या तो 2004 और 6 है या तो 2006 और 8 है। ठीक है, तो इसमें से अब आप बताओ मुझे कि कब वो हुआ था, 2004, 6 या 6, 8, फटाफट से। 2 साल का गैप है बेसिकली दोनों के बीच में। तो हस्ताक्षर हुए थे बच्चों 2004 में और प्रभावी हुआ था 2006 में। तो ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ? चलो क्वेश्चन नंबर 11। 2004 में सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 2006 में प्रभावी बन गया, वो था साफ्टा। इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा से इसलिए पूछा है क्योंकि साफ्टा वाला क्वेश्चन आता है पेपर में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे साफ्टा के बारे में अब आपको ज्यादा कुछ और नहीं पढ़ना, सिर्फ एक एमसीक्यू, पूरा साफ्टा टॉपिक क्लियर। क्या साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, अब 2004 में सार्क देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर हुए, 2006 में प्रभावी बन गया। इसका लक्ष्य क्या था कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच में आपसी व्यापार में जो टैक्स लगता है उसको कैसे भी कम किया जाए। स्थिति क्या है इसकी वर्तमान में? तो ये असफल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो छोटे छोटे देश हैं जैसे नेपाल, भूटान और ये श्रीलंका वगैरह, ये सब क्या कहते हैं कि भारत उनके बाजारों से फायदा उठाना चाहता है। बाजार उनके जो भारत है ये उनके बाजारों पे कब्जा करना चाहता है, इसीलिए ये असफल हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 5 कहां से आ रहा है इसमें? 4 ही तो हैं, 5 कहां से आ गए? अच्छा, एक नोट है। एक नोट ये है बच्चों, ये 5वां पॉइंट है बेसिकली आपका। भारत का वर्तमान में नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इन 3 देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौता है। तो ये भी बात सही है। तो 5 बातें हमारी सही हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप साफ्टा के बारे में कुछ भी आपसे पेपर में पूछा जाए तो अब तो मेरे हिसाब से आप बता दोगे अच्छे तरीके से, है ना। चलो अब हम शुरू करते हैं अपने देशों के हिसाब से। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे अपने सबसे खास और पड़ोसी मुल्क की, पाकिस्तान की। ओके, तो पाकिस्तान की बात करें और युद्ध ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जो राजनेता हैं इसके बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपकी टेबल से भी आते हैं 1-2 एमसीक्यू, तो आपको मैं हर एक व्यू से सारे एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात पाकिस्तान के लीडर्स, राजनेताओं के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं जनरल अयूब खान। तो जब 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो आज़ादी के बाद में इन्होंने बागडोर संभाली पाकिस्तान की। फिर आए याहिया खान। ठीक है, याहिया खान अयूब खान के मरने के बाद 1971 तक ये बने रहे, जब तक बांग्लादेश बना तब तक। फिर तीसरा, याहिया खान के पश्चात जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने 1971 से 1977 तक पाकिस्तान की बागडोर संभाली। फिर आए सैनिक शासक जनरल जियाउल हक, इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की मृत्यु करवा दी। ठीक है, फांसी लगवा दी। और 1977 से 1988 तक 11 सालों तक
इन्होंने शासन किया। और फिर आए बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो ने 1988 से 99 तक इन्होंने शासन किया, और उसके बाद 99 से 2008 तक सैनिक शासन चलता रहा, और 2008 से वर्तमान में इसमें लोकतंत्र कायम है। ठीक है, तो हर एक के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए पाकिस्तान के शासकों के बारे में, तो वो यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो सारे जो शासक वगैरह हैं वो सब यहाँ पे सही हैं, तो सी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का कह लो या 2 नंबर का कह लो, ये भी है। कैसे है क्वेश्चन हमारा ये कि पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है ये स्थायी नहीं रह पाता है, तो आखिर इसके स्थायी ना रह पाने की क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है बच्चों कि पाकिस्तान में सेना का, धर्मगुरु का और जो भूस्वामी अभिजन है इनका सामाजिक दबदबा है, अर्थात इनका इतना रुतबा है, इतनी चलती है कि कोई इनके आगे कुछ नहीं बोल सकता है। बी, लोकतांत्रिक स्वशासन के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन भी कोई मदद नहीं करता है। यूएनओ जो है वो भी किसी प्रकार से पाकिस्तान में मदद नहीं करता है लोकतांत्रिक शासन के लिए। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान पे हाथ है अमेरिका का, और अगर यूएनओ अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान में कोई कार्रवाई करता है तो अमेरिका यूएनओ को अंशदान देना बंद कर देगा और भी कुछ चीजें बंद कर देगा, तो यूएनओ कमजोर पड़ जाएगा, इसीलिए दबा हुआ यूएनओ बेचारा। तीसरा, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों से अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान में इसे बढ़ावा देता है, यानी कि अमेरिका और जो अन्य पश्चिमी कंट्रीज हैं वो अपने स्वार्थ को साधने के लिए, भारत से दुश्मनी निकालने के लिए, भारत से और भी प्रकार के बदले लेने के लिए वो पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देते रहते हैं। उसके लिए जो भी उन्हें चाहिए वो देते रहते हैं, इकोनॉमिकली या फिर कोई हथियार वगैरह चाहिए तो सारी चीजें। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। अब ये प्रश्न काफी अच्छा एक तरीके से, क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए हैं उनके कारण की पहचान कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हो चुके हैं। सबसे पहला भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1948 में कश्मीर मुद्दे को लेके, बिल्कुल सही बात। भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ 1965 में गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के कच्छ का रण को लेकर, यानी कि सिंपल सी बात है गुजरात में कच्छ की जो सीमा थी इसको लेकर हुआ। तीसरा 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक नया देश बना। और चौथा युद्ध 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो यानी कि ई वाला ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो एक एक चीज और सुन लो, 1965 के युद्ध के बाद 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ। 1971 के बाद 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ, यानी कि 65 और 71 के युद्ध के बाद एक एक समझौता हुआ हर एक साल, मतलब अगले ही साल 66 और 72 में। ओके, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 16। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर तनाव क्यों बना रहता है, क्या रीजन है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होने के। तो सबसे पहला तनाव तो यही है कि अतीत में जो 4 युद्ध हुए हैं और विभाजन से जो हिंसा हुई भारत में पाकिस्तान मूल के लोगों के द्वारा, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है और इस विवाद को सुलझाया भी जाता है, आगे बताऊंगा अभी। तो जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। तीसरा, आतंकवाद पर प्रत्यारोप है, यानी कि आरोप लगाता है पाकिस्तान भारत पे और भारत पाकिस्तान पे। तो क्या हो गया, डी वाला हमारा एकदम सही होगा, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये है तनाव के कारण और यही आपका 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन भी बन सकता है। चलो अगला, शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्रीय प्रस्ताव कब रखा। अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ, शेख मुजीबुर रहमान की बात हो रही है। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जो थे ये तकरीबन 1971 के बाद हट गए थे, है ना। तो 1971 से पहले ये रहे थे। तो बेसिकली इन्होंने, एक हिंट देता हूं आपको, भारत और पाकिस्तान का जो सेकंड युद्ध हुआ था, ठीक है, सेकंड युद्ध, इसी के ठीक अगले साल शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज्यादा स्वतंत्रता देने के लिए 6 सूत्रीय प्रस्ताव रखे थे। अब आप ये देख लो, सेकंड वॉर भारत पाकिस्तान का कब हुआ, 65 में, तो अगला साल यानी कि 1966। बहुत बढ़िया। चलो
क्वेश्चन नंबर 18, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? अब ये हुआ इसलिए था ताकि 1971 जैसी स्थिति दोबारा ना आ सके, तो 1971 के बाद हुआ, यानी कि 1972 में हुआ। ठीक है, अगला, इस वर्ष विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी विवाद था, इसको लेकर सिंधु जल संधि पर दस्तखत हुए। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जो थी, इसके जल के बंटवारे को लेकर विवाद था। ठीक है, तो इन्होंने एक संधि की, किसके माध्यम से? विश्व बैंक की मदद से। तो ये कब की इन्होंने संधि? ठीक है, तो ये संधि इन्होंने कब की, बस हमें ये बताना है। तो फटाफट से देख लो, ये कब किया था? फटाफट फटाफट सोचो सोचो सोचो। तो सेकंड वॉर से पहले किया था इन्होंने, ये संधि सेकंड वॉर से पहले हो चुकी थी, यानी कि 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, भारत ने कब पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया? और इसके कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान ने भी चगाई पहाड़ों पर परमाणु परीक्षण कर लिया। यानी कि आपको बताना है, भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना सफल परमाणु परीक्षण जो है ये कब किया? और ठीक इसी की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी उसी ईयर में अपना भी परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो ये कब हुआ था भाई? सफल की बात हो रही है। देखो, पहला तो किया था 1974 में, ठीक है, जब इंदिरा गांधी जी पीएम थी, और दूसरा किया था जब अटल बिहारी जी पीएम थे, यानी कि 1998 में। ठीक है, 1998 में किया था अपना दूसरा परमाणु परीक्षण, जो कि सफल हो गया था। ठीक है बच्चों, और इसके बाद चगाई की पहाड़ियों में पाकिस्तान ने भी कर लिया अपना। अगला क्वेश्चन, किस देश की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, यानी कि आईएसआई? अरे आईएसआई, इसे कौन भूल सकता है भाई? आईएसआई यानी कि बात किसकी हो रही है यहाँ पे? नई देश का नाम अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आईएसआई पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न, यानी कि उसके लिप्त होने का आरोप है। तो ये जो आईएसआई एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, ये किस कंट्री का है? बांग्लादेश और नेपाल का तो नहीं है, और भारत का भी नहीं है, तो किसका है भाई? अफगानिस्तान से तो ऐसा हो नहीं सकता। श्रीलंका से हमारे अच्छे संबंध है, बांग्लादेश का तो नाम यहाँ पे यहीं आ गया, तो बांग्लादेश के तो है ही नहीं, वहाँ पे ये खुद ही संलग्न है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की है। कहाँ की आईएसआई? पाकिस्तान की। आपने मूवीज में, वेब सीरीज में बहुत देखा होगा आईएसआई के बारे में, आईएसआई चीफ, आईएसआई ये वो ऐसे करके। ओके, अब चलो आपका 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत सारे एमसीक्यू एक ही बार में देखते हैं। ओके, वहाँ नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ लिखते हैं। 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन और एमसीक्यू भी बहुत सारे एक ही बार में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, इसके बीच में जो अच्छे संबंध है, इसके बारे में हमें कथनों पे विचार करना है। तो सबसे पहला अच्छा संबंध ये हुआ भाई कि 1960 में सिंधु नदी जल संधि हुई, और किसकी मदद से हुई थी भाई? अभी अभी हमने देखा था बच्चों, विश्व बैंक की मदद से। ठीक है, विश्व बैंक की मदद से। दूसरा, 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। क्यों हुआ था? ताकि 1965 जैसी स्थिति दोबारा ना आ सके। तीसरा, जुलाई 1972 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, ताकि 1971 जैसा युद्ध कभी और ना हो। चौथा, लाहौर बस सेवा 1999 में शुरुआत की गई, ताकि संबंध और अच्छे स्थापित हो। और 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर किए, जो कि 2006 में प्रभावी हो गया, लेकिन यह भी असफल हो गया था। ठीक है ना, तो सारी डेट्स कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है, किस डेट को क्या क्या हुआ है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। एमसीक्यू में डेट आती हैं। ठीक है, तो अब आपसे कुछ भी पेपर में पूछा जाए इससे संबंधित, तो बता दोगे क्या मतलब हुआ इसका? ए वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 to 5 सब सही है। ओके बच्चों, अच्छे संबंध हो गए। अब आ जाओ, अच्छा, चलो पाकिस्तान के बारे में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब शुरू करते हैं बांग्लादेश। ठीक है, अगला टॉपिक बांग्लादेश। क्वेश्चन 23, बांग्लादेश पूर्ण रूप से एक देश कब बना? पहले बांग्लादेश कोई बांग्लादेश नहीं, पहले जो पाकिस्तान था
ये एक तो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान ऐसे डिवाइड था, दो हिस्से थे, एक पूर्वी एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र देश बना था और इसी को लेके भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी की मसले पर भारत के बीच में और बांग्लादेश के बीच में एक बांध बनाया गया था, फरक्का बांध। तो ये जो फरक्का बांध बनाया गया, इसको लेकर एक संधि हुई भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये कब हुई थी। अब आप कहोगे गंगा नदी, तो देखो आपने शायद 11वीं क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में जब जाती है तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो यही नदी बांग्लादेश और भारत के बीच में जब होती है तो उस पर एक बांध बनाया गया, फरक्का बांध, ठीक है। तो ये बांध को लेकर एक संधि की गई। तो ये हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये हुए थे दिसंबर 1996 में। कब? 1996 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में गंगा नदी पर सन 1970 के दशक में एक डैश का निर्माण हुआ। जैसे गंगा नदी है, इस पर सन 1970 के दशक में एक डैश का निर्माण किया गया, जिससे बांग्लादेश का यह कहना है कि उन्हें सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये एक अलग एमसीक्यू है, ठीक है। एक प्रकार से उसी का उलट है, जैसे अभी हमने देखा संधि हुई फरक्का बांध को लेके। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाए कि किस प्रकार का बांध बनाया गया 1970 के दशक में गंगा नदी पर, जिस पर बांग्लादेश का कहना है कि उन्हें सुरक्षित और पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है, तो वो है फरक्का बांध, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो देखते हैं भाई, ठीक है। अब जो जो हमें लगता है कि सही है पहले वो देखेंगे। तो सबसे पहला, बांग्लादेश ने एक सेकेंड, हाँ, बांग्लादेश ने भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने में सहयोग किया है, गलत है। दूसरा, बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट और 2014 की एक्ट ईस्ट जो नीति है इसका हिस्सा नहीं है, गलत है। बांग्लादेश भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जनमतों का विरोध करता है, गलत है। तो सही क्या है? बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा नदी, जिसे पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र नदी, इसके जल में हिस्सेदारी पर मतभेद है, ये सही है, ठीक है। तो एक ही संबंध जो सही था वो मतभेद वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ए वाला। अब बारी आती है भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव के कारण है वो क्या क्या है इसके बारे में। तो ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले तो है भाई तनाव का कारण नदी जल बंटवारा। एक तो गंगा नदी पर जो फरक्का बांध बनाया गया, इसकी वजह से बांग्लादेश को सही से पानी जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, तीस्ता नदी जल विवाद भी आ जाता है। दूसरा, 1971 का जब भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था तो इसी के दौरान तकरीबन 80 लाख से भी ज़्यादा बांग्लादेशी भारत के जो 7 सिस्टर्स के इलाके हैं यहाँ पे घुसाए, खास करके असम और अरुणाचल जैसे इलाकों में। तीसरा, अवैध तस्करी और बांग्लादेशी आतंकवादी शिविर, यानी कि भारत बांग्लादेश पे आरोप लगाता है कि तुम हमारे देश में अवैध तस्करी करते हो अलग अलग तरीकों से और नशीले पदार्थों की, और बांग्लादेश से बहुत सारे आतंकवादी शिविर हैं जो भारत में आतंकवादी घटना को अंजाम देते रहते हैं। तो ये भी तनाव का एक कारण है। चौथा है म्यांमार से गैस पाइपलाइन ना लाने देना। अगर म्यांमार से गैस पाइपलाइन बांग्लादेश के रास्ते से आ जाए तो जिस गैस को आज हम एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये में ले रहे हैं, वो हमें मात्र 30 रुपये, 25 रुपये या 20 रुपये इतनी सस्ती मिलेगी। लेकिन बांग्लादेश ऐसा होने ही नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो चारों बातें हमारी सही हैं। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर जो बी वाला है हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ गया समझ? चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों, भारत और बांग्लादेश के मधुर, अभी हमने देखे खराब, अब आते मधुर संबंध के बारे में सही कथन। तो सबसे पहली बात, बांग्लादेश भारत की जो पूरब चलो की नीति का पूरब चलो की जो नीति है इसका हिस्सा है, सही बात है। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण जैसी समस्याओं पर ये मिलकर काम करते हैं, सही बात है। 2015 में
दोनों ने कुछ परिच्छेद यानी कि जो एनक्लेव है इनका आदान प्रदान किया। साथ ही अभी मैंने आपको बताया कि जल विवाद को निपटाने के लिए इन्होंने एक संधि की थी, फरक्का संधि 1970 के दशक में। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत बांग्लादेश के बीच में कुछ जो संबंध है उनको बताइए, तो कुछ तो आप बताएंगे तनाव के, खराब, और कुछ बताएंगे मधुर। तो इन्हीं में से आपको सारी बातें लिख देनी है, पूरे 4 या 6 नंबर जितने का भी क्वेश्चन होगा मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बांग्लादेश का टॉपिक खत्म हुआ। अगला देश उठाते हैं, यानी कि अगले देश की बात करते हैं, श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, श्रीलंका 1948 से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इस देश में लोकतंत्र कायम है, लेकिन ये देश आज भी अंदरूनी जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। ठीक है, और ये देश है आपका श्रीलंका। इसकी बात हुई है यहाँ पे श्रीलंका। ये जो आप एक इमेज देख रहे हो ये श्रीलंकन मैप है, मैप कह रहा हूँ सॉरी, फ्लैग है। जैसे इंडियन फ्लैग होता है ना तिरंगा, वैसे ये श्रीलंकन फ्लैग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, आज़ादी से पहले श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि 1948 से पहले श्रीलंका का एक दूसरा नाम था, वो क्या नाम था फटाफट से? अब जैसे ये ना जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप बेसिकली शास्त्रों में इसका नाम लिया गया है। ठीक है, और सिंगली वहाँ के मूल निवासी हैं, तो आंसर क्या है इसका? शिलोन। किस नाम से जानते थे बच्चों? शिलोन नाम से जानते थे पहले। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। अभी हमने देखा था कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष है, मतलब उस टाइम पे रहा था, तो अब उसी को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 31 कहता है कि श्रीलंका में एक तो सिंगली है, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी समझाता हूँ। श्रीलंका जो है ना, इसमें एक तो वहाँ के सिंगली हैं मूल निवासी, ठीक है, और कुछ वहाँ पे भारतीय तमिल हैं। तमिलों की संख्या और सिंगलियों की संख्या कुल मिला के कह सकते हैं बराबर के आसपास है। अब सिंगली जो है वो तमिलों को श्रीलंका में रहने देना नहीं चाहते, उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, इनको भगाने के लिए इनके साथ अत्याचार करते हैं, अधिकारों को नहीं मानते, बहुत सारी चीज़ें है ना, सताते हैं इनको। तो इसीलिए तमिलों ने अपने अधिकारों की मांग के लिए लिट्टे बनाया। लिट्टे क्या है बेसिकली? तो लिट्टे के फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसकी स्थापना की गई और ये एक श्रीलंकन सरकार के हिसाब से एक आतंकवादी संगठन था और इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। तो इसे आतंकवादी संगठन कब बताया गया ये हमें बताना है। तो लिट्टे आतंकवादी कब बना बेसिकली, कब इसको बना नहीं बताया गया बेसिकली सरकार के द्वारा, तो ये 1976 में था। कब? 1976 में। ठीक है, अगला, भारत ने ये देखा कि भाई श्रीलंका में जो भारतीय तमिल हैं इनके साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है और हमें इनकी बात को सुलझाना चाहिए। तो भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी जो शांति सेना है वो भेजी श्रीलंका में। ठीक है, लेकिन उनकी ये जो शांति सेना गई थी श्रीलंका में वो किन्हीं कारणों की वजह से असफल हो गई, अपना काम वो अच्छे से कर नहीं पाई, तो उसे वापस बुला लिया गया। अब हमें ये बताओ ये सेना गई कब और आई कब? 2 डेट बतानी है, गई कब और आए कब। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है 2 साल का। अब 2 साल का कॉन्सेप्ट है तो 89 या 91, 87 या 89, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो सोचो फटाफट से क्या होगा। एक छोटा सा हिंट देता हूं आपको। ठीक है, इसकी जो एंडिंग हुई थी, यानी कि इसको जो वापस बुलाया गया था ना, वो तब बुलाया गया था। इसकी एक डेट की विशेषता ये है, उस दिन जो बर्लिन की दीवार है वो भी तोड़ दी गई थी। ठीक है, उस ईयर में बर्लिन की दीवार तोड़ी गई थी। हालांकि इनका कोई कनेक्शन नहीं है, मैं बस आपको डेट की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, उस डेट की इंफॉर्मेशन क्या और है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? 1989 की। तो शांति सेना भेजी कब? 1987 में। वापस कब बुलाया? 1989 में। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष चल रहा था इसको सुलझाने के लिए इन 2 स्कैंडिनेवियाई देशों ने बातचीत के लिए राजी करने का प्रयास किया। ठीक है, तो वो कौन से 2 देश थे? एक था नॉर्वे और एक था आइसलैंड, यानी कि सी वाला। इन दोनों देशों ने मिलकर जातीय संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया। ठीक है, सी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 34,
लिट्टे को एंड कब किया गया, लिट्टे को पूरी तरीके से बर्खास्त यानी कि खत्म कब किया गया, तो कब खत्म किया गया था भाई, सोचो फटाफट से। 2009 में, गूगल कर लीजिएगा, 2009 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालिक जो मॉलदीव था इस पे हमला बोल दिया। अर्थात श्रीलंका से बहुत सारे ऐसे भाड़े के कुछ तमिल सैनिक आए, ठीक है, जिन्होंने मॉलदीव पर हमला बोला। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये श्रीलंका है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ सैनिक उठे, ठीक है, भाड़े के तमिल सैनिक, और इन्होंने यहाँ से उठकर ये जो मॉलदीव है इस पे हमला बोल दिया। ये किस ईयर में किया था, तो 1988 में किया था। कब, 1988 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। अब यहाँ पे अगला वाला जो हमारा देश है वो आ जाता है, छोटे छोटे देश बचे हैं अब हमारे। तो 36 से बच्चों, किस देश में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादी इनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। अर्थात ऐसी कौन सी कंट्री है जहां के राजा की सेना के साथ वहां के लोकतंत्र समर्थक लोग और वहां के जो माओवादी व्यक्ति थे इनके बीच में एक संघर्ष हुआ, त्रिकोणीय संघर्ष। तो कौन है वो, फटाफट से, या तो मालदीव है या तो नेपाल है। अब मालदीव में इतनी बड़ी सेना वगैरह रहती नहीं है, तो सिंपल सी बात है नेपाल की बात यहाँ पर हो रही है। किस कंट्री की, ये रहा हमारा नेपाल। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 37। किस देश के 7 दलों के गठबंधन जिसको बोला जाता है 7 पार्टी अलायंस, ठीक है, तो 7 दलों का गठबंधन क्या है, 7 पार्टी अलायंस, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 2006 में एक देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन किए, जिसकी वजह से वहां के राजा ज्ञानेंद्र को संसद की बहाली करनी पड़ी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बच्चों इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात, 7 दलों के गठबंधन का क्या नाम है, 7 पार्टी अलायंस। ठीक है, 2006 में माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी लोकतंत्र जो समर्थक आंदोलन थे ये किए। इसी वजह से इस देश के राजा ज्ञानेंद्र ने संसद देश की बहाली कर दी थी। तो किसकी बात हुई है यहाँ पे, नेपाल कंट्री की। किसकी, नेपाल की बात हो रही है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन, डैश में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और डैश में नेपाल ने अपना एक नया संविधान बना लिया। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल बना कब और अपना इसने संविधान कब बनाया था। ठीक है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य बना 2008 में और संविधान बनाया 2015 में। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो ये ए वाला है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न से आपकी 2 नंबर की 4 नंबर की तैयारी होगी। कैसे, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, आओ पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे के देश में बिना वीजा की यात्रा और काम करने के संबंध में विशेष संधि है। अर्थात भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उसमें नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां पे आप बिना वीजा के जा सकते हो। नेपाल में एंटर करने के लिए आपको वीजा नहीं चाहिए, आपके पास बस अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए अपनी नेशनलिटी का, यानी कि इंडिया का, जैसे पैन हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके, और वहां पे जाके काम भी कर सकते हो। उसके बाद भारत नेपाल से आने वाली जो नदियां हैं इनके जल को साझा करता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली है, लेकिन यह कहना कि नेपाल सदैव भारत की नीतियों का अनुसरण करता है ये गलत है, क्योंकि कई बार भारत ने ऐसे सुझाव दिए नेपाल को जो उसके लिए अच्छे थे, वो नेपाल ने नहीं माने। और ये क्वेश्चन बच्चों 2000 आई थिंक 22 का या फिर 23 का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें आ रखा है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया, आपकी एनसीईआरटी बुक में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम आया है क्वेश्चन ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 40। अब यहाँ पे नेपाल के बारे में जो कुछ आपको जानना है, जो कुछ भी चाहिए, सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आओ समझाता हूँ कैसे। देखो हमें क्या जानना है नेपाल के बारे में, A to Z सारी बातें जाननी है, तो चलो समझते हैं बढ़िया तरीके से। देखो सबसे पहली बात, नेपाल एक हिंदू राज्य है और यहाँ कई वर्षों तक राजतंत्र रहा है।
नेपाल में सन 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था भी वहां पे पहले, अब तो वो भी खत्म हो गया संसद के भंग होने के बाद में। फिर 2006 में संसद की बहाली हुई। क्यों बहाली हुई 2006 में? क्योंकि जो माओवादी थे, लोकतांत्रिक समर्थक लोग थे और राजा की सेना, इसके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। तब नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल किया। 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतांत्रिक गणराज्य बना और नेपाल ने कुछ सालों के गैप के बाद 2015 में अपना एक नया संविधान बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से नेपाल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए सब यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन होगा ये आपका एकदम करेक्ट है। ओके बच्चों, समझ गए? तो चलो आगे बढ़ो, समझ गए हो तो। अब देखो, उस देश की पहचान कीजिए जो संवैधानिक राजतंत्र है और चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, संवैधानिक राजतंत्र है और चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। अगर आप ये मैप, ये जो फ्लैग है ये समझ जाओ किस कंट्री का है तो आसानी से समझ सकते हो। अब राजतंत्र के मामले में 3 कंट्री हैं, एक तो 3 नहीं 2 ही है बेसिकली, क्योंकि मालदीव तो सल्तनत था, है ना। एक तो नेपाल है, एक भूटान है। अब ये फ्लैग नेपाल का तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है ये होगा भूटान। और म्यांमार की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं पूरे चैप्टर में कहीं पे भी, है ना, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत कब किए? यानी कि भारत और सोवियत संघ ने 20 साल तक अपने मैत्री संबंध जो थे ये दस्तखत कब किए थे? ठीक है, मैत्री संबंधों पर तो ये 1971 में किए थे, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उसी के आसपास किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब आ जाओ बच्चों तिथियों के बारे में। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी डेट्स और उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है ये पता चलने वाली है। तो वीडियो के आखिरी के जो क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ ना 4-5, वो बहुत जरूरी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, 1962 भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, और कौन सी सीमा विवाद? तिब्बत को लेकर भारत और चीन के बीच में युद्ध भी हो गया था। ठीक है, दूसरा 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो था ये भारत और पाकिस्तान के पर्यवेक्षण मिशन पर निकले थे, दौरा करने के लिए निकले थे, स्थिति कैसी है इसका जायजा लेने के लिए। तीसरा है 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध हो जाता है और 1971 में ही बांग्लादेश एक नया देश बन जाता है। अगस्त 1971 इसमें भारत और सोवियत संघ ने 20 साल तक अपने मैत्री संबंधों को बढ़ाने के लिए दस्तक किए थे। ठीक है, तो 62, 65 और ये 71 और अगस्त 71 सारी डेट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है समझ गए अच्छे तरीके से। अब विकल्प देख लो भाई, तो विकल्प यानी कि बी वाला सही हो जाएगा, जिसमें सारी बातें हमारी यहाँ पे सही हैं। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। अब यहाँ पर भी आपको डेट्स के बारे में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात, सितंबर 1960 में, ठीक है, सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, किसकी मदद से? जो विश्व बैंक है इसकी मदद से। अगला 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। क्यों हुआ था? ताकि 1965 का भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था ऐसा युद्ध ना हो, इसकी वजह से। तीसरा, जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ ताकि 1971 जैसा युद्ध ये जो है ना दोबारा ना हो, इसके लिए। उसके बाद दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि की और 1998 में ही भारत ने और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु परीक्षण भी किए थे, है ना। तो ये सारी डेट्स की ये इंपॉर्टेंस है बेसिकली। तो 44 का कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारी बातें हमारी सही हैं। ओके बच्चों, अब एक आखिरी आ जाता है। अब आपसे ना थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल चेक करता हूं। ठीक है, देखते हैं कितना आपको याद है। ओके, तो यहाँ पे एक मिलान है। तो सबसे पहला मिलान क्या है बच्चों? वो देश जो जातीय संघर्ष जिसने झेला था, ऐसा देश जिसको पहले जानते थे शिलोन नाम से, एक ऐसा देश
जो कि 1948 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं बच्चों, फटाफट से बताओ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। ओके, दूसरा, दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका को निभाने वाला देश, अर्थात दक्षिण एशिया की राजनीति में अगर कोई सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है तो वो कोई दक्षिण एशिया का देश तो होगा नहीं, उससे बाहर का होगा, यानी कि अमेरिका है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, वह देश जो 1968 तक सल्तनत रहा था और वह देश जहां पे श्रीलंका के भाड़े के तमिल सैनिकों ने हमला किया था, तो वो देश कौन सा है बच्चों, वह है मालदीव। और आखिरी, सिंधु नदी समझौते से संबंधित देश है पाकिस्तान। तो अब हम यहाँ पे अपने जो मिलान है इसको देख लेते हैं। तो हमने देखा अभी पहले का हमारा डी है, दूसरे का ए है, तीसरे का बी है, चौथे का सी है। तो ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देख लो, पहले का डी, दूसरे का आपका ए, तीसरे का बी और चौथे का सी, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो आज की ये वीडियो कंप्लीट हो गई। अब जो अगली वीडियो आएगी बच्चों, उसमें आपको मैं चैप्टर नंबर आपका जो 4 है, अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि यूएनओ, इसके बारे में बताऊंगा। और बाकी आपके जो भी चैप्टर्स हैं, अगर आप उनकी वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन में एक प्लेलिस्ट है, या फिर अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप उनको जाके जरूर से देख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। और मेरे हिसाब से देखो, जितना मुझे लग सकता था कि जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझाई है। एक वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है, और ये मेहनत हम सिर्फ किस लिए करते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही इसे शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और बाकी इंस्टा पे आना चाहो, मैसेज करना चाहो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 6 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।